नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुपर टेट एग्जाम के लिए शिक्षण कौशल से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिए और सभी प्रश्नों का उत्तर भी आप लोग बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है, आपको बताना है। पहला है विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना। क्या गृह कार्य करवाना कोई चुनौती का काम है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। तीसरा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। चौथा है प्रश्न पत्र तैयार करना। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, गृह कार्य करवाना और कक्षा में अनुशासन बनाए रखना और प्रश्न पत्र तैयार करना यह कोई चुनौती का काम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती का काम क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। कैसे आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बना सकते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण चुनौती का काम है। क्योंकि दोस्तों, जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आनंदप्रद रहेगा तो बच्चे सीखने में रुचि लेंगे, कक्षा में एक अच्छा वातावरण रहेगा, ठीक है, और बच्चे प्रेरित होंगे। इसलिए जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाने पर जोर देना चाहिए। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यार्थियों में अप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है गलाकाट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। देखिए, अप्रेरणा विकसित करने के लिए आपको गलाकाट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित नहीं करना है, पहला गलत है। विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्य लक्ष्य नहीं रखना है दोस्तों, आपको प्राप्य लक्ष्य रखना चाहिए। तीसरा है नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना। बिल्कुल दोस्तों, विद्यार्थियों में अप्रेरणा विकसित करने के लिए नई नई तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, नई नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है छात्रों को खड़ा करना चाहिए। दूसरा है छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। तीसरा है श्यामपट्ट को साफ करना चाहिए। छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, ताकि बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हों, सीखने के लिए तैयार हों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, आपको यह बताना है पठन पाठन के लिए। पहला है अधिगम में क्रियाशीलता। तो अधिगम में क्रियाशीलता यह बिल्कुल विशेषताएं होनी चाहिए, पहला सही है। छात्रों में सीखने की योग्यता भी होनी चाहिए, यह भी सही है। तीसरा है स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभव द्वारा ज्ञान निर्माण करना, यह भी होना चाहिए। इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम क्या है, आपको बताना है। 6 से 11 वर्ष आयु के लिए ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, या फिर निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है, या कक्षा कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, या पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया नहीं है, कक्षा कक्ष में केवल ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया भी नहीं है, केवल पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया नहीं है। यह क्या होती है दोस्तों? ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। 6 से 11 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो अधिगम होता है वह ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। इसलिए आपका यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए तब वह अधिक सीखेगा, या कंप्यूटर से पढ़ाया जाए तब ज्यादा सीखेगा, या व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, या क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो आपका जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। एक बालक अधिक तभी सीखेगा जब उसे क्रिया विधि के माध्यम से पढ़ाया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है, क्या प्रयास करता है? क्या छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, या छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, या छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है दोस्तों छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, और साथ में छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का भी प्रयास करता है, और छात्रों को चिंतन का अवसर देने का प्रयास करता है। इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो ध्यान से देखते हुए चलिए। शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपको यह बताना है। दो प्रमुख उद्देश्य क्या है शिक्षक के, आपको यह बताना है। पहला है बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। दूसरा है दोस्तों विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना। तो परीक्षा के लिए तैयार करना यह बिल्कुल सही नहीं है, गलत हो गया। विषयों का ज्ञान देना व उसको कंठस्थ करवाना, तो कंठस्थ करवाना यह भी सही नहीं है। विषयों का ज्ञान देना व व्यवसायिक कौशल का विकास करना। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? पहला आप यहाँ पर देखेंगे शिक्षक के दो प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत क्या आता है? बालकों को विषयों का ज्ञान कराना, साथ में उनका मानसिक विकास करना। यह बिल्कुल सही है। दो प्रमुख उद्देश्य हैं, बालकों में विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए और उनका मानसिक विकास भी
होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में से सही उत्तर का चयन करें। पहला है बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना। इसका मिलान आप किससे करेंगे? इसका मिलान दोस्तों होगा अवलोकन करना। दूसरा है भूमिका निर्वाह या रोल प्ले। इसका मिलान होगा दोस्तों, रोल प्ले का मिलान हो जाएगा भाग लेना। भाग लेंगे बच्चे तभी तो रोल प्ले कर पाएंगे। परिवार में लैंगिक विभेदीकरण की क्रियाओं या अभ्यास पर वार्तालाप। वार्तालाप को दोस्तों आप विचार करना या मनन करना से मिलान करेंगे। चौथा है दुग्धशाला में विभिन्न दूध के उत्पादों की प्रक्रिया कर बनाना व डिब्बा बंद करना। इसका मिलान आप दोस्तों दूसरे से करेंगे प्रश्न पूछने से। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा 1 3 4 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर का चयन करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग। इसे दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग इसका है संज्ञात्मक और दूसरा है मनोप्रेरणा। तीसरा क्या है आपको यही बताना है। तो तीसरा याद रखिएगा दोस्तों, ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग के जो 3 पार्ट बताए गए हैं यहाँ पर सीखने के, कौन? संज्ञात्मक, मनोप्रेरणा और तीसरा है दोस्तों भावात्मक। भावात्मक आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, भावात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है। क्या है? शाब्दिक पुनर्बलन है या अशाब्दिक पुनर्बलन या सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन या नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन? देखिए दोस्तों, छात्रों को ठीक, शाबाश और बहुत अच्छा कहना, यह दोस्तों एक सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका क्या सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए या उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, वे सीखने के लिए तैयार ना हो, दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। तो देखिए दोस्तों, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो, सीखने के लिए प्रेरित ना हो, तैयार ना हो। इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, पहला गलत है। शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, यह भी गलत है दोस्तों। तीसरा है, शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूं, यह बिल्कुल गलत है। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। यदि शिक्षक को किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो उसे बाद में समझकर उसका उत्तर देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी घटना नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है? दंड देना, पुरस्कार को रोक लेना, दर्दनाक उद्दीपक को दूर करना, अत्यधिक पुरस्कार देना। तो यहाँ पर नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण क्या है दोस्तों? दर्दनाक उद्दीपक को दूर करना, यह नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। इसलिए सी ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षिका को उचित है, क्या उचित है? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए। यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए या कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, सबसे सही जवाब यहां पर सी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? क्या उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे या जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं को पूछेंगे या उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है या उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तों, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, कैसा बर्ताव होना चाहिए? क्या प्रशंसात्मक होना चाहिए या शिक्षाप्रद होना चाहिए या निर्देशात्मक होना चाहिए या आदर्शवादी होना चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब है, शिक्षक का बर्ताव एक आदर्शवादी की तरह होना चाहिए। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, आदर्शवादी बर्ताव होना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? आपको यह बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है विद्यार्थी को
एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना, यह बिल्कुल भी दोस्तों समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, यही आपको बताना था। बाकी सभी यहाँ पर सही है। समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना चाहिए, बिल्कुल सही है। परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना चाहिए, और नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन सही नहीं है, आपको यही बताना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पर आधारित है? शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा गया है निचली कक्षाओं में, तो निचली कक्षाओं में दोस्तों शिक्षण की जो खेल पद्धति होती है वह मूल रूप से दोस्तों विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि क्यों है आपको ये बताना है। इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, तो हावी होने की अनुमति नहीं होती है, और ना ही शिक्षक का काम कम हो जाता है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और सहायता भी करते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के बाद, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, कैसे कर सकती है आपको बताना है। भिन्नताओं को स्वीकार करके एवं उसे महत्व देकर, तो बिल्कुल सही है। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, यह भी सही है। विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, यह भी सही है। मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके, यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर आपका केवल ए ऑप्शन सही है, ए बी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है, किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना, इस प्रकार से सहयोग किया जा सकता है यहाँ पर शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है, आपको यह बताना है। पहला है, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। यह दोस्तों विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है, यही आपको बताना था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, या आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, या आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है? क्या वह उच्च जाति से संबंधित हो, या उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, या वह संप्रेषण में निपुण हो, या वह कठोर हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? एक प्रभावी शिक्षक के लिए दोस्तों आवश्यक होता है कि वह संप्रेषण में निपुण हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है, गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। देखिए दोस्तों, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत गृह कार्य प्रदान करना सम्मिलित नहीं है, और यही आपको बताना था। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया था? ऑप्शन है, पावलोव, स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन पियाजे ने दिया था, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार जो विषय वस्तु है यह सबसे अच्छा है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ते हैं, संप्रेषण के प्रमुख घटक हैं। कौन कौन है संप्रेषण के प्रमुख घटक? प्रेषक, प्रापक, माध्यम या उपरोक्त सभी? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, संप्रेषण के प्रमुख घटकों के अंतर्गत प्रेषक, प्रापक और माध्यम ये सभी आते हैं, इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहां पर समाप्त होता है। ये सभी प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न शिक्षण कौशल के सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।